नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं खबरों के साथ। दिल्ली में नगर निगम एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने ला रहे हैं। चुनावों के बाद और नतीजों से पहले सभी सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं और इन एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को झटका और आम आदमी पार्टी की जीत साफ दिखाई दे रही है। एमसीडी पर 15 साल से काबिज बीजेपी के लिए ये एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी की 250 सीटों में आम आदमी पार्टी को 140 में से 171, बीजेपी को 59 से 91, कांग्रेस को 3 से 7 तो अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि 2017 चुनाव में 270 सीटों में से बीजेपी को 183, कांग्रेस को 36 और आप को 41 सीटें मिली थी। दिल्ली में 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में झाड़ू का जादू दिख चुका है और केजरीवाल इस बार एमसीडी से भी बीजेपी को बाहर करने का रास्ता दिखाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अब तक 3 बार आम आदमी पार्टी सरकार बना चुकी है। साल 2013 में केजरीवाल 49 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद साल 2015 में केजरीवाल दिल्ली की 70 में से 67 विधानसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाकर मुख्यमंत्री बने और एक बार फिर 2015 जैसी ही जीत उन्होंने 2020 में भी हासिल की। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। ऐसे में धीरे धीरे बीजेपी पिछड़ती गई। गौरतलब है कि दिल्ली एमसीडी चुनावों के नतीजे 7 दिसंबर को घोषित होने वाले हैं। ऐसे में अगर ये नतीजे सच साबित हो गए तो बीजेपी राज्य में एक और कदम पीछे चले जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी दिल्ली में मोदी का फेम अब भी काम करता है या केजरीवाल का जादू काम करेगा। हमने अपना पहला इलेक्शन दिसंबर 2013 में लड़ा था। तब से लेकर आज तक हर एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को कम आंका है, अंडर एस्टिमेट किया है और एक प्रकार से हर एग्जिट पोल के अंदर ये कमी देखी गई है कि आम आदमी पार्टी के मतदाताओं की संख्या को, आम आदमी पार्टी के वोटिंग परसेंटेज को कम करके दिखाया जाता है सर्वेज में। उसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो मतदाता है वो एक साइलेंट वोट पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो थोड़ा सा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा नज़र आता है या ज़्यादा सुनाई देता है। उनका 4 वोटर 8 वोटर के बराबर शोर में या देखने में कहीं कहीं नज़र आता है और आम आदमी पार्टी का मतदाता थोड़ा कम आंका जाता है। ये अक्सर सारे एग्जिट पोल्स में 2013 से लेकर आज तक देखा गया है। जहाँ तक स्पेसिफिक इलेक्शंस की हम बात करें, नगर निगम के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की सरकार सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं बन रही है, लेकिन मैं फिर भी इस एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। आम आदमी पार्टी का जो नंबर ऑफ सीट्स हमें मिलेंगी वो अभी जितने भी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं विभिन्न चैनलों के, उनसे कहीं ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ एमसीडी में इतिहास रचेगी आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिस पे दिल्ली वाले हर चुनाव में अपनी मोहर लगाते हैं, अप्रूवल का स्टैंप लगाते हैं, वही स्टैंप इस बार नगर निगम पे आम आदमी पार्टी का लगेगा और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से नगर निगम में सरकार बनाएगी। जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल, वैसे नगर निगम हिमाचल में भी मैं यही कहना चाहूँगा। मैं पर्सनली हिमाचल का कोई इंचार्ज नहीं था, मेरी जिम्मेदारी दिल्ली और गुजरात में लगी थी, इसलिए मैंने दिल्ली और गुजरात के बारे में ज़्यादा आपसे बात करी। मैं गुजरात में सह प्रभारी था और यहाँ पे एमसीडी में स्टार कैंपेनर के तौर पे मैंने काम किया। तो जहाँ जहाँ मैंने खुद अपने आप महसूस किया मतदाता का सेंटिमेंट, वोटर का मूड जो मैंने महसूस किया। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल में जब नतीजे आएंगे तो वो इससे बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे। खासतौर से गुजरात के मामले में, गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा परिणाम आएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे गुजरात में चारों तरफ परिवर्तन का नारा गूंजा है। लोग बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट कर रहे हैं। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से एग्जिट पोल के नतीजे हमारे लिए काफ़ी उत्साहजनक हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा इससे भी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी।
तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए और एग्जैक्ट पोल के नतीजे जो आएंगे वो ज़्यादा सही और सटीक होंगे। सर, हिमाचल में कांग्रेस प्रतीक्षा कीजिए। आपके हिसाब से सर कितनी सीटें आएंगी तीनों जगह? देखिए, मैं कोई इस चुनाव का सर्वे नहीं करता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी कभी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में नहीं आई। आम आदमी पार्टी हमेशा चुनाव में प्रचंड जीत लेके आई। दिल्ली में हमें कभी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल में ज़्यादा सीटें नहीं दी गई। इसी तरह से पंजाब में हमें कभी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में ज़्यादा सीटें नहीं दी गई, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते। तो इसलिए मुझे लगता है कि 8 दिसंबर का इंतज़ार करना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। गुजरात के लोगों का खास तौर से जो फैसला है वो बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। मैं तो दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव हुए उसको लेकर अब एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो नतीजे है वो 7 दिसंबर को कल ही साफ हो जाएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी जिस तरीके से निश्चिंत दिखाई दे रही थी एमसीडी चुनावों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 15 साल से एमसीडी में काबिज है बीजेपी, इस बार भी सोच रही थी कि हम आराम से जो सत्ता है एमसीडी में वो फिर से हासिल कर लेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो अब बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जीत का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता दिख रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, रत्नेश मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और अजय शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। चिंता काफी बढ़ गई है एग्जिट पोल के आने के बाद। अब तो सच सच बता दीजिए कैसी दिख रही है, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो गए, अब तो आप सच बता ही सकते हैं क्या सोच रहे हैं, कितना विश्वास अभी भी आपको? देखिए, हम पहले दिन से मुस्कान जी कह रहे थे कि हम दोनों राज्य जीतेंगे, गुजरात में अभूतपूर्व मत से जीतेंगे और हिमाचल भी जीतेंगे। और दोनों पर हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम दोनों जीत रहे हैं, कहीं कोई संशय नहीं है। एमसीडी हमारी नीतियों पर, हमारे कार्य पर जनता को भरोसा था और उन्होंने उसी पर हमें मत दिया है। मैं तो दिल्ली एमसीडी की बात कर रही हूँ ना वत्स जी। दिल्ली एमसीडी में एग्जिट पोल के नतीजों पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो ईमानदारी से बता सकते हैं क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एग्जिट पोल तो साफ कर ही चुके हैं नतीजे। दिल्ली एमसीडी में जो आंकड़े दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, उसमें कि हम पिछड़ गए। तो जनता का फैसला सर्वोपरि है। हम तो 2 से 303 तक पहुंचने वाले लोग हैं। हम अपनी मेहनत फिर जारी रखेंगे। अगर जनता का विश्वास किसी तरह से टूटा है तो उसे हम दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। चुनाव में जीत और हार तो लगी रहती है, कोई ये नई बात तो है नहीं। आज हम जीते हैं, कल कोई और जीतेगा, कल कोई और जीतेगा। ये सिलसिला तो जनता सर्वोपरि है। जनता का न्याय हमें हर वक्त मंजूर है और अगर ऐसा फैसला हमारे उलट आता है, इसकी मुझे उतनी संभावना नहीं लग रही है, तो भी सूर्यधार है, हमें मान्य होगा। हम हमारे अंदर दुगुना स्फूर्ति से, दुगुना ऊर्जा से हमें फिर से जनता का विश्वास जीतने में लगना पड़ेगा। लगेंगे। चलिए ठीक है, इस बार खैर ईमानदारी से कुछ बताया तो सही आलोक वत्स जी, वरना हर बार तो एनसीडी में एक बार फिर से बीजेपी आ रही है, फिर से बीजेपी आ रही है। चलिए खैर, इस बार आपने ईमानदारी से सच तो बता ही दिया, और हालांकि नतीजों से पहले हार तो कबूल कर ही लिया आपने। अजय शर्मा जी, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा दिखा रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे, लेकिन बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है और बीजेपी ने ये कबूल भी कर लिया। ये बीजेपी ये कबूला नहीं है मुस्कान जी। ठीक है वत्स साहब, आऊंगी एक बार फिर से। ठीक है अजय शर्मा जी, भ्रष्टाचार है जो उभर के बाहर आ रहा है। ये बीजेपी के वो कूड़े के पहाड़ है जो उभर के बाहर आ रहे हैं। ये बीजेपी का वो 15 साल का विकास है जो जनता बदलाव के लिए चाह रही है। इन्होंने कोई मकान नहीं छोड़ा, कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी, कोई व्यापारी नहीं छोड़ा, कोई रेडी पटरी वाला नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने उगाई नहीं करी। इसलिए दिल्ली जनता बदलाव चाहती है।
और गुजरात में भी बदलाव हो रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 200 पार एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। चलिए 200 पार की बात कर रहे हैं रत्नेश मिश्रा जी। जिस तरीके से बीजेपी ने तो खैर ये बात कह दी है कि जनता का जो भी मैंडेट होगा वो सर्वोपरि है, जो भी जनता फैसला सुनाएगी वो सर्वोपरि है। कल इसके नतीजे आ भी जाएंगे दिल्ली के चुनावों के लिए, दिल्ली एमसीडी के चुनावों के लिए। बीजेपी 200 पार की सीटें बता रही है, एग्जिट पोल में लगभग 140 के ऊपर सीटें बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो 3 से 7 सीटें जो है वो कांग्रेस को बता रहे हैं एग्जिट पोल। आप खुद को कहां देखते हैं, आप ईमानदारी से बता दीजिए। देखिए मुस्कान जी, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसको एग्जैक्ट पोल में बदलने में समय लगेगा। अभी 7 तारीख तक का इंतजार करिए। बाकी जनता बैठाती है हमको सत्ता में और जनता ही सत्ता से बाहर करती है। और अगर जनता को जिस भी राजनीतिक दल के कार्य अच्छे लगते हैं उनको वो सत्ता में बैठाती है। तो जनता ने अगर निर्धारित किया होगा कि भाई किस दल को बैठाना है। लेकिन जिस तरह की ये दिखा रहे थे एग्जिट पोल, कांग्रेस उतना नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार की चाटुकारिता करने के लिए मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए मीडिया कांग्रेस को इतना नीचे दिखा रही है। हम आएंगे और हमने जनता के बीच आके कार्य किया है, क्योंकि ये दोनों प्रचार पार्टियां हैं। एक प्रधानमंत्री के प्रचार पे 40 करोड़ खर्चा कर देता है, तो एक स्वयं के प्रचार पे 200 से 300 करोड़ खर्चा कर देता है। तो करोड़ों खर्च करके अगर अपनी सरकार बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के हितों की बात करेंगे। हम ये मान सकते हैं कि हम सत्ता में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हम विपक्ष में भी इनकी नाक में दम करके रखेंगे। ऐसा कौन सा गुप्त प्रचार है आपका रत्नेश मिश्रा जी, क्योंकि सड़कों पर तो इतना खास प्रचार करते दिखे नहीं है कांग्रेस। ऐसा कौन सा आपकी स्ट्रेटेजी है, कौन सा गुप्त प्रचार है वो बता दीजिए, जो स्ट्रेटेजी आपकी आजमाई है इस बार। इसकी एक भी सीट नहीं आ रही है। देखिए दिखता वो है जिसे लोग देखना चाहते हैं। जब आप देखना ही नहीं चाहेंगे तो दिखेगा कहाँ से? नहीं, हम क्या नहीं देखना चाह रहे, दिखिए तो सही। आप दिखेंगे तो हम तो देख ही रहे हैं। अच्छा, आपने भारत जोड़ो यात्रा को कितना कवर किया है मुस्कान जी? आप देख लीजिए, पिछले ये सारे उठाकर देख लीजिए हमारे चैनल के, आप लिंक देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। बात ये है ना कि जितना आप देखना चाहते हैं ना, हम तो दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें वही देखती है जो आप देखना चाहते हैं। 80 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा को कवर करते हुए आपने कुछ भी नहीं चलाया। आप देख रहे हैं क्या? कैसी बात कर रही हैं? चलिए आप देख रहा हूँ, आप देखिए, चैनल में बैठता हूँ, लगातार देख रहा हूँ। अब एक चीज बताइए, आपके कितने जो संवाददाता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को करंटली कवर कर रहा है? मैं कह रही हूँ ना आपको रत्नेश मिश्रा जी, या नहीं दिखा रहा उससे मतलब नहीं है। मैं यही कह रही हूँ आपको, आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए मुस्कान जी, जनता को दिखना चाहिए, हमें मीडिया हाउस को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, जनता ने भी कितना देख लिया आपको वो पता चली जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है नतीजे, कल नतीजे सामने आ जाएंगे। अपनी कारगुजारियों का जिम्मा आप दूसरों पर नहीं फोड़ सकते हैं। आप दिखिए, हम दिखाएंगे आपको। आलोक वत्स जी, वत्स साहब आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रही है। क्या पूछा था आपने, जरा प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए। जी, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, एमसीडी में 15 साल काबिज है बीजेपी, काम करते तो शायद एक बार फिर से बीजेपी आ जाती। 15 सालों में दम भर रहे हैं आप काम करने का। एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं वो हालांकि कल साफ हो जाएंगे। अभी आगे किस तरीके की रणनीति रहने वाली है आपकी? क्योंकि मुझे लगता है इस बार जो नतीजे एग्जिट पोल के दिखा रहे हैं उसके अनुसार तो विपक्ष में दिख रही है इस बार बीजेपी, यानी एक कदम और पीछे चली गई। देखिए, हम बरसों विपक्ष में रहे, तो विपक्ष में भी काम करना आता है। और अगर जनता ने फैसला दिया है तो मैंने आपको कहा कि जनता का फैसला सिर माथों पर। हमें और ऊर्जावान बनने की जरूरत है, हमें और शक्ति लगाने की जरूरत है, उसमें हम कहीं कोई चूक नहीं करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम एमसीडी की पकड़ ढीली नहीं होने देंगे और पूरे एमसीडी में रहेंगे तब पकड़ ढीली नहीं होने देंगे ना वत्स साहब। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार आपने एकीकरण करके, जिस तरीके से तीनों एमसीडी को आ रहे हो मिश्रा साहब, जिस तरीके से तीनों नगर निगमों को एक करके एकीकरण के बाद आपने ये चुनाव करवाए, आपको ही भारी पड़ गया इस बार। देखिए मुस्कान जी, हर मैच
हर टीम नहीं जीतती है। हमने कुछ किया अच्छे के लिए, अगर उसको नहीं जनता को भाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा ना, जनता का जो भी फैसला है वो हमें सिरोधार्य है, हम उसमें कोई इफ एंड बट नहीं करेंगे, हम कोई ईवीएम को दोष नहीं देंगे, हम किसी ऐसे एजेंसी को दोष नहीं देंगे, हम जनता का फैसला सिर माथे पर लेंगे और हम अपनी कवायद चालू रखेंगे। आपको मैंने याद दिलाया, हम पार्लियामेंट में 2 में से मत गए थे, आज हम 303 पर चल रहे हैं। तो हमें काम करना आता है, जनता का विश्वास जीतना आता है, जनता के साथ उठना बैठना आता है। हम कांग्रेस की तरह मुक्त भारत की तरह नहीं जा है, हम काबिज हैं, काबिज रहेंगे। चुनाव में ऊपर नीचे होना, जीतना हारना पार्ट ऑफ द गेम, इसके लिए कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, चिंता करने की जरूरत हमें नहीं, चिंता करने की जरूरत बीजेपी को है। और बीजेपी को अब ये समझने की जरूरत है कि हर चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता। रत्नेश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा साहब। हेलो रत्नेश मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो कुछ कहना चाह रहे थे। अजय शर्मा जी, अभी जिस तरीके से आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि हम जो एमसीडी की पकड़ है वो ढीली नहीं होने देंगे और विपक्ष में बैठकर भी हम वही काम करेंगे जो हम एमसीडी में कर रहे थे, पकड़ ढीली नहीं होने देंगे। देखिए, विपक्ष में बैठ के, पक्ष में बैठ के इन्होंने 15 साल भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता को परेशान किया। अब ये विपक्ष में बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है, जो कि ईमानदारी से काम करती है, जो कि दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुकी है और दिल्ली की जनता उसमें विश्वास करती है। इन्होंने ये साबित कर दिया, जो 6 महीने इलेक्शन डिले किया, जो आज ये थोड़ी बहुत सीटें ला भी पा रहे हैं। अगर ये 6 महीने पहले इलेक्शन कराते तो इनकी जमानत तक जब्त हो जाती। आज भी कई जगह जो इनके कार्यकर्ता है बीजेपी के, दिन से परेशान है। जब उनका मकान बनता है तो वो लोग भी सेफ नहीं, घर का भी कूड़ा साफ नहीं हो रहा, उनके घर की भी गंदगी साफ नहीं हो रही। तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा था, ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने झाड़ू से सफाई कर दी है। आर्य मिश्रा साहब। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी, आपसे संपर्क टूट गया था, आपके पास मैं आई थी। चलिए, अब अपनी बात पूरी करिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए पहली बात तो जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, तो इनको अपने लोगों के भी भ्रष्टाचार को याद करना चाहिए। दूसरी बात, मेरी भाजपा के प्रवक्ता से मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि अगर आप मान लीजिए, जैसा कह रहा है कि गुजरात और हिमाचल में सरकार बना रहे हैं, तो इसकी जीत का श्रेय निस्संदेह या प्रधानमंत्री जी को देंगे, तो क्या इनके प्रवक्ता ये बैठकर कहेंगे टीवी पे कि एमसीडी में प्रधानमंत्री जी के कारण हार गए? क्या ये हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे? ठीक है, आलोक वत्स जी। देखिए मिश्रा जी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां व्यक्ति पूजा की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां वर्कर की पूजा की जाती है। और प्रधानमंत्री, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप लोग हर एक बात के लिए प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, जनता पार्टी के सिपाही है। आप ये मानिए, अच्छा आप ये कहेंगे कि ये चुनाव, अरे सुनिए तो वक्त जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं, कि गुजरात में और हिमाचल में आपके मुताबिक जो आपकी सरकार बन रही है वो कार्यकर्ताओं के कारण बन रही है, नरेंद्र मोदी के कारण नहीं बन रही। सिपाही हो या प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, हम सब भारतीय जनता पार्टी के निसंदेह एक सच्चे सिपाही हैं। और जब तक सांस रहेगी, मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र दामोदर दास मोदी और प्रधानमंत्री जी का रुतबा कम हो रहा है, ये भाजपा के प्रवक्ता मान रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे, अपने कार्यकर्ता के माध्यम से चुनाव लड़ रहा है। वत्स साहब, मतलब इस बात का तो जवाब दे ही दीजिए, सवाल तो वाजिब है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर हर जगह, और बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि एक पार्षद के चुनाव के लिए भी
प्रधानमंत्री को प्रचार करने के लिए आना पड़ रहा है, तो पिछले 15 सालों में बीजेपी ने एनसीडी में क्या किया। अब वही चुनाव बीजेपी जब हारती नजर आ रही है, हालांकि नतीजे कल साफ होंगे, उसमें जब एग्जिट पोल के नतीजों में इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं तो दोष किसे दीजिएगा आप? देखिए, नहीं, दोष फिर कार्यकर्ताओं का होगा, सामूहिक रूप प्रधानमंत्री से जी का चुनाव नहीं लड़ते होगा। हैं। एक मिनट शांत रहिए मिश्रा जी, हम सामूहिक अरे रूप मैं से वही चुनाव तो लड़ते पूछ हैं। रहा हूँ आपसे। आप ठीक है मिश्रा साहब जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए कि चुनाव हारने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। सुन लीजिए मिश्रा साहब, जवाब तो अगर सुनिए। जीत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ठीक है, नरेंद्र सवाल मोदी आपका की है, ठीक है तो मिश्रा हार की साहब। जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की होगी। रत्नेश मिश्रा जी, सवाल आपका ले लिया गया उनसे, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। साहस नहीं है कह पाने का। आप कहते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी, और एक कार्यकर्ता ये कहने का साहस नहीं कर पा रहा है कि अगर जीतते हैं तो प्रधानमंत्री, अगर हारते हैं तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा है, तो कहिए ना कि अगर चुनाव हार रहे हैं तो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी होगी। बोलिए, कार्यकर्ता मजबूत है तो दिखाइए। कार्यकर्ता बोलने से मजबूत नहीं होता, कार्यकर्ता जब बोलता है जाके तो पता चलता है कार्यकर्ता कितना मजबूत है। अब मिश्रा साहब कहिएगा तो मैं जवाब ले लूं व्हाट्सएप से। अब जी, बीच ले बीच में लीजिए। बोलते रहेंगे तो वह जवाब ऐसे नहीं दे पाएंगे। अरे मुस्कान जी, आपने कहा मुझे भिड़ा दिया। ये कांग्रेस मुक्त भारत के अदना सिपाही से आप कहाँ मेरी बात करा रही हैं? ये है कहाँ? दिखाइए एक अदने से सिपाही को। सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। सिपाही को नहीं झेल पा रहा है तो बड़े बड़े मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। चलिए ठीक है, सवाल का जवाब दे दीजिए आलोक वत्स जी। दोष किस पर मढ़िएगा इस बार? सिपाही ने पानी पिला दिया। ठीक है मिश्रा साहब आप सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे छोटी सी। अरे मुस्कान जी, इसमें देखिए मिश्रा साहब सवाल, आप जवाब तो सुनिए, आप बोलते ही रहेंगे तो फिर औरों को भी तो मौका दीजिए। साल की उम्र में बैठा हुआ हूँ। अब सवाल बार बार कर रहे हैं, जवाब एक बार भी नहीं ले रहे हैं, आप उनसे जवाब तो लीजिएगा एक बार। कांग्रेस का वो सिपाही हूँ जो तुम जैसे लोगों की बंदर घुड़कियों से नहीं डरूंगा। ये चिल्ला के डराने का प्रयास मत करिए। ठीक है, अब मिश्रा साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रत्नेश मिश्रा जो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, उनको बोलने दीजिएगा और उनका जवाब सुन लीजिए। अब सुने तो लीजिए, वो दोष किसको दे रहे हैं? मैं अपनी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ, फिर भी इनके समकक्ष बैठा हूँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी मेरे समकक्ष है। ये जिस पायदान पर 50 की उम्र में बैठे हैं, वहाँ मैं 25 की उम्र में बैठा हूँ। ऐसे दंभी और अहंकारी लोगों को यहाँ बैठा लेती है लाके, जिनको ये नहीं पता होता कि छोटों को सम्मान कैसे दिया जाता है। अरे कौन पूछ रहा है आपको? रत्नेश मिश्रा जी, अगर आप इजाजत दीजिएगा तो मैं उनसे अब जवाब ले लूं। इनको बोलिए थोड़ा शांति से सुन लीजिए एक बार, ताकि वो भी जवाब दे दें। प्रधानमंत्री जी हार की जिम्मेदारी लेंगे। हाँ मैं पूछ रही हूँ ना, आप जवाब सुनिएगा तभी तो। बीच बीच में बोलेंगे, जनता का भी समय खराब हो रहा है और मुद्दों पर बात भी नहीं हो पाएगी। वत्स साहब अब सीधा मुद्दे पर आइए। नहीं ऐसे नहीं, सीधा मुद्दे पर आइए वत्स साहब। दोष किसे दीजिएगा? प्रधानमंत्री हार की जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं? हाँ वही पूछ रहे, बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मटिया मेज जो हो रहा है सब। वत्स साहब आप तो सवाल का जवाब दीजिए, उनसे पूछा जाएगा सवाल। आप बताइए दोष किसे दीजिएगा? प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, नहीं जीत पाए, तो क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम हो रही है, ये मान रहे हैं आप? ये पूछ रहे हैं मिश्रा साहब, जवाब दे दीजिए। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम सामूहिक रूप से काम करते हैं। सबसे बड़ी अपना राग मत अलापिए आलोक वत्स जी, अपना राग मत अलापिए, एक सीधा सा जवाब दे दीजिए। छोटा सा सवाल उन्होंने पूछा, उसका जवाब आप दे दीजिए। जिम्मेदारी सुनिए, अब एक सवाल सुन लीजिए। आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव, अब सुनिए तो सही वत्स साहब, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हारे तो राहुल गांधी ने जिम्मा लिया और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री पद पर, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा है आपने दिल्ली में, तो बताइए तो सही, आप दोष किसको दीजिएगा? दिल्ली में कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा। अच्छा, पार्षद पद के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पार्षद पद के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अरे एक बात पर तो रहिए आलोक वत्स जी। चुनाव लड़ना है भाई, ये भाजपाई अजय जी भी पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता हारा है। अजय जी भी पूछ रहे हैं। अच्छा,
कार्यकर्ता कैसे अच्छा, गुजरात में कौन आप कहाँ है? गुजरात में आप कहाँ है? गुजरात की बात हो नहीं रही है ना, लोग बस से दिल्ली पर आइए वापस। एमसीडी ने बताया गुजरात में इनके पास जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी नेता और कार्यकर्ता कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ वास्तविक बातें बोल सके। ये डर बना के रखा है प्रधानमंत्री ठीक है, तो मैं से बाहर निकलते हैं। आप कह दीजिए आपके पास जवाब नहीं है, कह दीजिए जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम लेने से। यूपी आपके मेरे नेता की तरह आपके नेता में दम नहीं है, चुनाव हारे उसने इस्तीफा दिया। आपके नेता चुनाव हारने के बाद चलिए ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, आलोक वत्स तो मैं वैसे बाहर निकलता है। ठीक है, आर्य मिश्रा साहब एक बार फिर से आपके पास। आर्य मिश्रा साहब, अजय जी आपके पास जवाब ही नहीं है। ठीक है, सारे मुख्यमंत्री आ रहे, प्रधानमंत्री जी आ रहे आपके। ठीक है, चलिए आलोक वत्स जी, ठीक है वत्स साहब, अब जवाब नहीं दे पाए आप तो आप मत बोलिए बीच में, जवाब नहीं दे पाए बीच में मत बोलिए आलोक वत्स जी, रत्नेश मिश्रा जी। ठीक है, मत करिए वत्स जी, आपके पास जवाब नहीं है, चुपचाप बैठ जाइए। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, आलोक वत्स जी सवाल वाजिब था और जवाब आपके पास है नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है मिश्रा साहब, ठीक है, आपके कहने को जवाब नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, एक सेकंड मिश्रा साहब। आलोक वत्स जी आपने किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा था? आलोक वत्स जी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा था आपने? हारा कौन पार्टी आ रही है? चुनाव लड़े थे आप? प्रधानमंत्री किसने बनाई? पार्टी किसने बनाई? पार्टी की स्थापना किसने करी? मतलब पार्टी की स्थापना ठीक है मिश्रा साहब ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब उनके शब्दों से समझ आ रहा है अब नहीं है उनके पास जवाब, तो इतना भी मत घेरिए, कोई बात नहीं, बाकी राज्यों में तो सरकार है, कोई बात नहीं। ठीक है अजय शर्मा जी। फालतू आदमी से मेरा डिबेट करवा रहे हैं। अरे आप फालतू मत बोलिए, आप घबरा रहे हैं। आप चुनाव हार चुके हैं, दिल्ली हार चुके हैं। क्या हो गया? इनके पास जवाब ये ऐसे ही, ये भाजपाई जो है ना, इनके पास जब आप जवाब पूछ लीजिए इनसे ना, तो ये आपको छोटा बताने लगेंगे, आप आलतू फालतू बताने लगेंगे। आपके साथ ही आपके समकक्ष बैठा हुआ व्यक्ति आलतू फालतू नहीं होगा। कल को आप सत्ता में आएंगे तो मैं आपको आलतू फालतू नहीं बोलूंगा, विपक्ष में आएंगे मैं सम्मान करूंगा कि आप विपक्ष के हमारे साथी है। हम पार्टी के सिपाही है, जिसमें फिर भी आप हार रहे हो, फिर सरकार नहीं बना पा रहे, जनता दुखी है सरकार से। हिमाचल हारेंगे, तो केजरीवाल जी का क्या हाल होगा? अरे आपके झूठ से दुनिया को दुखी है, परेशान है। अरे झूठों की पार्टी है, दुनिया दुखी है। भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता झूठ भी नहीं बोल पा रहे। क्यों? भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता झूठ भी नहीं बोल पा रहे। अरे आप बोलिए ना। चलिए ठीक है अजय शर्मा जी, आलोक वत्स जी, अब इस तो मैं से बाहर निकलते हैं। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब तो आपसे वक्त से दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप आलोक वत्स जी एक बात बता दीजिए। ठीक है, जवाब नहीं दिया मैंने। ठीक है, मैंने पूरा जवाब दिया। पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी चुनाव हारती है और जीतती है। तो पार्षद अब आप पलट रहे हैं वत्स साहब, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? पार्टी का प्रधानमंत्री हार रहा है, मतलब पार्टी का प्रधानमंत्री हार रहा है, स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। चलिए ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, ठीक है। मुक्त भारत के सिपाही किसी कंबल में जाके छिप जाइए। अरे आप आपके प्रधानमंत्री का रूप जाके मुंह छिपाइए, जाके गंगा जी में स्नान करके आइए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अच्छा हो गया। एमसीडी में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार रहे हैं। एमसीडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव हार रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नतीजे साफ नहीं हुए हैं। ठीक है अजय शर्मा जी, अभी नतीजे साफ नहीं हुए हैं। रत्नेश मिश्रा जी, कल नतीजे साफ हो जाएंगे, उस पर एक बार फिर से बहस करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे एक बार फिर से कल। ठीक है, कल क्योंकि नतीजे साफ हो जाएंगे। अभी तो चलिए कल ज्यादा जवाब लेना वाजिब होगा वत्स साहब से। लेकिन वत्स साहब एक बात तो है, समझदार को
ठीक है अजय शर्मा जी, आप बीच में रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है आपको पूरी जानकारी है। अरे आप जानकारी दीजिए ना, कौन हारा है, आप कौन हारा जानकारी दीजिए ना। ठीक है अजय शर्मा जी, ठीक है। आलोक वत्स जी, एक बात तो साफ है, ना तो सत्येंद्र जैन की वीडियो जिस तरीके से लीक की गई थी ना वो इस बार काम आई है, और ना ही अलग अलग तरीके से जो कथित शराब घोटाला कहा गया था वो काम आया है। काम आई है मुद्दों पर बात, जो जनता ने मुद्दों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी आपको मुद्दों पर घेरने में कामयाब रही, नतीजे ये बता रहे हैं एग्जिट पोल के। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा है, जनता का फैसला हमें सिरोधार्य है। 15 साल तक हमको काबिज रखा था ना, अब अगर उनका मन है कि किसी और को लाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता जो फैसला देगी उसको हम मानते हैं। हार मान रहे हो ना, हार मान रहे हो, प्रधानमंत्री जी हार हुई है। अरे तो आप मान रहे हो, प्रधानमंत्री जी हार हुई है। प्रधानमंत्री ठीक है अजय शर्मा जी, एक बार बोल लेने दीजिए। अरे मनोज तिवारी जी हारे क्या? ठीक है अजय शर्मा जी, एक बार बोल लेने दीजिए। अंदर घुस गया है। प्रचार में कौन आया था? मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी, अजय शर्मा जी एक बार अब बोल लेने दीजिए, अब इतनी भी बोलिए वो मत करिए। ठीक है आलोक वत्स जी। देखिए मुस्कान जी, आपने जिन कांग्रेस और आम वाले आदमी को बैठाया है, अच्छा, ये अपनी की पार्टी की तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गुजरात में ये कहाँ है, हिमाचल में ये कहाँ है, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुस्कान जी, मैं आर्य मिश्रा साहब एक बार बात पूरी होने दीजिए, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगा। ठीक है फौरन आ रही हूँ आपके पास मिश्रा साहब। अजय जी एक बार बात पूरी होने दीजिएगा। आप बोल दीजिए प्रधानमंत्री चुनाव हार रहा है, पूछेंगे हार कौन रहा है? आप में दम है तो बोलिए प्रधानमंत्री चुनाव हार रहा है। अरे गुजरात ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, अजय शर्मा जी, मिश्रा साहब, शर्मा साहब, ठीक है मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, सिर्फ एक बार। मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। तो ठीक बात का क्या बात पूरी हो दीजिए, कोई बात नहीं, बोलने तो दीजिए। आप डिबेट में आए, समय तो सबको दिया जाएगा ना, समय तो सबको दिया जाएगा। एक बार उनको बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, लेकिन आलोक वत्स जी, आज से पहले बीजेपी की डिबेट में, किसी भी डिबेट में ऐसी स्थिति नहीं दिखी है। देखिए एक चीज बता देता हूँ मुस्कान जी, या तो आप एंकर के तौर पर डिबेट के डिकोरम को मेंटेन करें, या फिर इसको बंद करें। अच्छा, अगर मेरी पारी है तो मैं ही बोलूंगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। अब आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। आप जो हो रहा है देख रही हैं। नहीं वो तो आप अगर सही शब्दों पर बात नहीं करेंगे, सही मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो विपक्ष तो आपको रोकेगा ही। एक सवाल पूछा है विपक्ष ने, वो आप उसका जवाब दे दीजिए। जवाब दे दिया मैंने, पार्टी लड़ती है, पार्टी जीतती है। प्रधानमंत्री मतलब पार्टी चुनाव हार रही है, मतलब पार्टी का प्रधानमंत्री चुनाव हार रहा है। चलिए ठीक है आप मिश्रा साहब, चलिए ठीक है रत्नेश मिश्रा जी। अब एक बात तो आलोक वत्स जी की भी वाजिब है, हार तो आप भी रहे हैं एग्जिट पोल में, लेकिन आप अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं, सीधा प्रधानमंत्री पर आप चले गए। हम तो भाई देखिए, अरे जो सत्ता में बैठा है वो हार जा रहा है तो उससे तो प्रश्न पूछेगा। चलिए संपर्क शायद उनसे टूट चुका है। मिश्रा साहब आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से आऊंगी। और जनता ने दिल्ली की सरकार में हमको 15 साल बैठाया था, तो हम थे ना, हम भी तो थे ना। और छोड़ दीजिए मुस्कान जी, आप एक बात को नोट कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि दिल्ली में जो विकास हुआ कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार में हुआ। उनकी पार्टी का सांसद सबसे बोल दे रहा है, ये पार्टी के नेता नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा दोस्त है भाई, क्या इनके पार्टी के सांसद का दिया गया बयान क्या गलत होगा? क्या कहीं ये भी ना मुकर जाए कि गौतम गंभीर जी इनके पार्टी के सांसद रहा है? चलिए ठीक है रत्नेश मिश्रा जी। अजय जी, अभी पिछले जितने 7 से 8 सालों से सत्ता में काबिज है पीछे आम आदमी पार्टी, लेकिन जो वायदा किया गया था यमुना की सफाई का वो पूरा नहीं हो पाया है अभी तक। यमुना की सफाई बेहतर करके आप एक कह सकते हैं कि नमूना पेश कर सकते हैं जनता के सामने कि हम काम कर रहे हैं, हम काम आगे भी करेंगे। हालांकि एक बार फिर से अगर जनता मैंडेट दे रही है, इस बार क्या रणनीति रहने वाली है? बहुत से ऐसे काम है एमसीडी में, बहुत सारी चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने आने वाली है इस बार।
देखिए, आम आदमी पार्टी हर चुनौतियों को स्वीकार करती है और आम आदमी पार्टी काम करना जानती है, क्योंकि दिल्ली में हमने विकास किया और दिल्ली की जनता ने हमें विश्वास जताया है। इनके जितने बीजेपी के पार्षद थे सबकी उनके टिकट काट दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा पहले वाले चोर थे और नए वाले ईमानदार लाएंगे। ये पहले भी हुआ था। इन्हें अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है, और ये कहते हैं कि इलेक्शन कार्यकर्ता हारा है। तो मैं तो ये कहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस प्रचार में आए थे, हमारे देश के गृह मंत्री जी आए थे और अलग अलग देश के मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ प्रचार। ठीक है, अब उस पर तो बात हो गई ना, अब आगे बढ़ते हैं ना अजय जी। ये बताइए, चुनौतियां जो आपके सामने कैसे पूरा करेंगे? जनता ने अगर आप पर विश्वास जताया है, कल के नतीजों में जो साफ होगा, एग्जिट पोल के नतीजे अगर साफ होते हैं तो बहुत चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के सामने। साफ सफाई दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण। आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी जो काम करना चाहती है वो करके दिखाती है। अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है। हमारा मेन काम है सफाई का। दिल्ली के हर कोने में कूड़े के ढेर लगते हैं, हम उसे साफ करके दिखाएंगे। कूड़े की गाड़ी टाइम टू टाइम नहीं पहुंचते, हम उसे टाइम टू टाइम पहुंचा के दिखाएंगे। और दारू की नदियां बहाएंगे, दारू की नदियां बहाएंगे। ये देखिए, ये दारू का चुनाव नहीं है, आपको पता है ना। आपके हरियाणा की दारू दिल्ली में आज भी बिक रही है, मालूम है ना आपको। तो घर घर आपने दुकानें खुलवा रखी है, पुलिस आपकी है, वो दुकान पे दारू आपकी बिक रही है। इलेक्शन में जितनी दारू आपने बांटी, किसी ने नहीं बांटी, फिर भी आप हार रहे हो। फिर भी आपकी कई जगह जमानत जब्त हो रही है, आपकी कंडीशन खराब हो रही है। तो जनता जान चुकी है दारू यही हाल आपका गुजरात में होने वाला है। अरे आप दिल्ली की बात कीजिए ना, गुजरात में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो बताएंगे। वो रिजल्ट क्या बताएंगे। गुजरात में हम कुछ नहीं थे, गुजरात में हम जीरो थे। सुन लीजिए, हम बढ़ोतरी करके आ रहे हैं। आप दिल्ली में पावर में थे, आप जीरो पे आ रहे हैं। आज दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, आपकी सुपड़ा नहीं साफ हो रहा है। हम भी 100 के आसपास रहेंगे। अरे कहाँ रह रहे हो? 100 50 से नीचे सिमट जाओगे, लिख लीजिए आप। 50 भी नहीं आ रही है ना, 50 भी नहीं आ रही, 50 भी नहीं आ रही, 50 भी नहीं आ रही। तुम्हारे 200 पर भारी पड़ेगा। अरे डाउन क्यों हुए? रीजन क्या रहा? आप भ्रष्टाचारी थे इसलिए, आपने लोगों के मकान से पैसे लिए इसलिए, आपने रेडी पटरी वालों से पैसे लिए इसलिए, नहीं, आपने गरीब को दुखी करा इसलिए, आप नाम निकल पाए इसलिए, केजरीवाल ने लिख के दिया था गुजरात में सरकार आ रही है, उसको बाल मुड़वाना पड़ेगा। गुजरात के अंदर हम अच्छी बढ़ोतरी में आ रहे हैं, अच्छी बढ़ोतरी में आ रहे हैं। हमारा खाता नहीं था गुजरात के अंदर, हम जीरो पे थे और जीरो से आगे अगर हम मान लीजिए 50% लेके आते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लो, जितना देखना है देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। 7 तारीख को दिखा देंगे आपको सपने, आप देखोगे हम देखेंगे। जनता ने आपकी औकात बता दी आपको कि बीजेपी। चलिए ठीक है अजय शर्मा जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, औकात जनता बता देगी। ठीक है, अरे बता रही जनता ने अभी बता दिया। ठीक है, अभी इतना खुश मत होइए अभी अजय शर्मा जी, अभी नतीजे नहीं आए, मात्र एग्जिट पोल है। कल नतीजे आएंगे तब देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं। नोट कर लीजिए आप। मुस्कान जी, मैं बोलूं? जी देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये भी है कि देखिए जनता वोट करती है और जनता अगर विपक्ष में बैठाती है तो कुछ सोच कर ही बैठाती है, और लोग जो विपक्ष में बैठकर जिनकी भाषा शैली अच्छी बनी रहती है वो आगे चल के सत्ता में आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2 व्यक्तियों से 303 तक पहुंचे, और ये हमारी पार्टी कांग्रेस को बता रहे थे कांग्रेस मुक्त पार्टी। लेकिन शायद आलोक वत्स जी थोड़ा भारतीय राजनीति को कायदे से पढ़ते तो उन्हें ज्यादा समझ में आता कि जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, उसके बाद दोनों हार गए, तो इंदिरा जी की जब सरकार बनी तो इंदिरा जी ने कहा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी तो सदन में नहीं है और आडवाणी जी, तो उन्होंने कहा ये दोनों लोग चुनाव हार गए। तो इंदिरा जी ने अपने पार्टी के 2 सांसदों को इस्तीफा दिलवाकर निर्विरोध अटल और आडवाणी जी को निर्वाचित कराया और उनको लोकसभा लेके आई। क्यों लेके आई? क्योंकि अटल और आडवाणी को चाहती थी कि वो सदन में रहें, वो चाहती थी कि ये 2 ऐसी आवाजें हैं देश की जिनसे हमें कार्य करने में सहयोग मिलेगा, उनको उन्होंने रखा। और आज के प्रधानमंत्री जी, अगर कहीं पता चल जाए मुस्कान जी कि रत्नेश मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जो आगे वाले चुनाव में इनको हरा सकता है या इनको परास्त कर सकता है या इनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, तो ये रत्नेश मिश्रा के ऊपर इतनी जांच बैठा देंगे, इतनी रेड मरवा देंगे कि रत्नेश मिश्रा या तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या इनके शर्तों के आगे झुक जाएंगे। तीसरी बात, ये जब कांग्रेस पार्टी को कहते हैं
तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके पार्टी के, अरे सुनिए तो सुन लीजिए आलोक वत्स जी, सुन लीजिए, बस सुन लीजिए, फिर वही पूछूंगा, अभी पूछूंगा प्रधानमंत्री चुनाव हार रहा है कि नहीं हार रहा है। ठीक है, वापिस से वहां मत जाइए रत्नेश मिश्रा जी, अपनी बात पूरी करिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, तुम्हारे नेता में कब इस्तीफा देगा? नहीं है दम, नहीं है दम, क्यों कहिए? हार गए कि नहीं हार गए? इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, बेचने गए कि नहीं गए? तो इस्तीफा दे दिया। अगली बात आ जाते हैं, इनकी पार्टी के जो कोर वर्कर हैं, मुझे उस समय बहुत दुख हुआ मुस्कान जी, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि अगर चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा जीतता है और अगर चुनाव हारते हैं तो कार्यकर्ता हारता है। ये कौन सी बात हो गई? आपने कभी नहीं कहा कि अगर चुनाव जीता तो कार्यकर्ता जीता। बिल्कुल आपने कभी नहीं कहा कि कार्यकर्ता चुनाव जीता। आपने कहा कि चुनाव कार्यकर्ता हार रहा है। और सुनिए, ये हमको बताते हैं, इनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भारतीय जनता दलाली बंद कर दे। ठीक है, इनकी पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है उत्तर प्रदेश का। चलिए ठीक है। अब रत्नेश मिश्रा जी आपके सवाल है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, आप सुनिएगा जरूर वत्स साहब क्या जवाब देते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बीच बीच में बोलकर जनता का समय मत खराब करिए प्लीज। सुनिए मुस्कान जी मेरा पॉइंट कंप्लीट हो जाने दीजिए जल्दी से। इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता थानों की दलाली बंद कर दें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दलाली करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दलाल हैं? ये अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते तो इनसे हम कैसे समझ सकते हैं कि विपक्षी दलों का सम्मान करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कहाँ गए? राहुल गांधी 0/6 एमसीडी चुनाव की बात कीजिए ना। एमसीडी छोड़िए। अरे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दो, उससे भी प्रश्न पूछूंगा। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ, राहुल गांधी अगर सत्ता में होंगे तो उनसे भी प्रश्न पूछूंगा। तुम्हारी तरह चाटुकार नहीं हूँ प्रधानमंत्री का। जो भी होगा सत्ता में डंके की चोट पर प्रश्न पूछूंगा। चलिए ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, ठीक है। अजय शर्मा जी, रत्नेश मिश्रा जी, अब ठीक है, अब हो गया, ठीक है, ओके। अब सुन लीजिए आलोक वत्स जी को, बहुत समय से वो भी इंतजार कर रहे हैं और आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अब बीच में मत बोलिएगा, जनता का समय खराब हो रहा है। समय मेरे पास डिबेट का बहुत कम रह गया है। मिश्रा साहब बहुत कम समय रह चुका है, ठीक है, बहुत कम समय रह चुका है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ उनसे। आलोक वत्स जी, वत्स साहब। अरे ये बोलने से बाजी नहीं आ रही, अभी भी बोले जा रहे हैं। देखिए अभी भी बोले जा रहे हैं। आप अपनी बात रखें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हार और जीत एक तराजू का पलड़ा है और अगर जनता कोई फैसला देती है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम 2 से 303 पे पहुंचने वाले लोग हैं। हम फिर से मेहनत करेंगे, हम फिर से विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे और फिर से काबिज होने की कोशिश करेंगे। और गुजरात और हिमाचल में हम अपूर्व बहुमत से वापिस आ रहे हैं। 27 वर्ष से 32 वर्ष होने जा रहा है। लेकिन जनता का जो भरोसा दिल्ली में डगमगाया है आपके ऊपर से आलोक वत्स जी, वो भरोसा डगमगाने के बाद दिल्ली में तो एक और कदम पीछे चली गई है आम आदमी, माफ कीजिएगा, बीजेपी। अच्छा मुस्कान जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे पहुंचना है, इसलिए धन्यवाद। चलिए, आप दिल्ली पर बात कर रहे हैं तो अब आप बात करना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वत्स जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नेश माफ कीजिएगा, अजय शर्मा जी, रत्नेश मिश्रा जी आ रही हूँ आपके पास। अजय शर्मा जी, दिल्ली में एक और कदम पीछे चली गई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा मैंडेट दिया है जनता ने। देखिए, आम आदमी पार्टी पे दिल्ली विश्वास करती है, देश की जनता विश्वास करती है और यही विश्वास गुजरात के अंदर भी होने वाला है और दिल्ली से आम आदमी पार्टी कई साल तक नहीं जाने वाली। चलिए ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा जो शर्मा जी, एक बार फिर से लौटूंगे आप सभी के पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अजय शर्मा जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि एमसीडी चुनाव की बात होनी चाहिए थी, पर गुजरात की बात कर रहे थे। दिल्ली चुनाव की बात होनी चाहिए, गुजरात की बात कर रहे थे। तो यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आप प्रचार करने आए थे। ठीक है, अब ये बात हो गई, अब ये बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, जो पिछले 8 सालों में यमुना की सफाई नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, अगर जनता एक बार फिर से एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं और जनता मैंडेट देती है, तो जो चुनौतियां किस तरीके से पार करिएगा उन्हें? क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं, अगर विपक्ष में भी है तो आपको घेरने में तो दोनों ही पार्टियां सफल हैं। किस तरीके से अपनी चुनौतियों को पार करिएगा? देखिए, बहुत सारी फैक्ट्रियों का पानी हमारी जमुना में आता था और जो कि एमसीडी हमारे अंदर नहीं आती थी। अब एमसीडी भी हमारे अंदर होगी, दिल्ली सरकार भी हमारे अंदर होगी, तो काम तेजी पे होगा, जमुना की साफ करने में फायदा मिलेगा। सफाई का जितना भी कूड़ा होता था जमुना में गिर दिया जाता था, अब वो कहीं ना कहीं नहीं गिरेगा तो जमुना साफ होगी। ठीक है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो वादे किए, चाहे वो बिजली के हो, पानी के हो, तीर्थ यात्रा के हो, बस के हो, हॉस्पिटल के हो, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, उससे 21 करके दिखाया, 19 नहीं करके दिखाया। तो दिल्ली की जनता पे विश्वास तो कर रही है और दिल्ली की जनता को पता है कि कूड़ा जो साफ कर सकती है वो झाड़ू ही कर सकती है, और हमारा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है। और दिल्ली में 20 साल से एमसीडी के कर्मचारी भर्ती नहीं हुए। जब भर्ती नहीं हुए तो सफाई करेंगे कैसे? कर्मचारी को सेम टेम्परेट सैलरी नहीं मिलती, आए दिन हड़ताल हो जाती है, हड़ताल होने के कारण कूड़े का ढेर लग जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी प्रॉपर टाइम टू टाइम इन्हें सैलरी भी देगा और टाइम टू टाइम सफाई भी कराएगा। ठीक है, लेकिन रत्नेश मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो चुनौतियों की मैं बात कर रही हूँ, पहले यमुना की सफाई थी, हर घर नल की जो बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, वो साफ पानी नहीं पहुंचा है घरों में, जनता ये कहती नजर आ रही है। और अगर बात करें एग्जिट पोल की, तो कहीं ना कहीं महिलाएं वो ज्यादा है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। वो इसी वजह से वोट दिया है कि शायद एक बार फिर से जो सफाई की एमसीडी अगर आती है आम आदमी पार्टी के अंडर तो वो काम होगा। लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं, क्या वाकई जनता ने जो ये अगर मैंडेट इस प्रकार का आता है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस मैंडेट को? क्या वाकई जो उम्मीदें हैं जनता की, उस पर खरी उतर पाएगी आम आदमी पार्टी? जब पहला चुनाव जीता था 2015 में, तब भी कहा था आने वाले 5 साल में हम यमुना को साफ कर देंगे। आज जब दूसरा वाला चुनाव जीता, तब भी कहा हम आने वाले 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जो हर काम के लिए 5 साल आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, ये हर घर नल योजना का मुझे याद है कि 2015 में भी ये बात कहते थे और 2019-20 में भी यही बात कह रहे थे। इन्होंने किया क्या, ये नहीं बताया जनता को। आज जनता इन्हें किन मुद्दों पर चुनाव जिता रही है, अगर इनके पक्ष में मैंडेट आता है तो जनता इन्हें किन मुद्दों पे जिता रही है, जनता ने क्या सोचा है, ये तो जनता जाने। क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही भगवान है। जी, चलिए मिश्रा साहब, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है साहब। आप एक सर्वे करवा दी मुस्कान जी, तो इस देश दिल्ली के अधिकतर जो फ्लाईओवर बने हैं वो हमारी सरकार में है। दिल्ली को मेट्रो हमारी सरकार में मिला। दिल्ली के जो इंटर कॉलेज बने हैं, विद्यालय बने हुए हैं, अधिकतर। आवाज नहीं आ रही आपकी? ठीक है मिश्रा साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है और संपर्क भी उनसे टूट चुका है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अजय शर्मा जी, अब जिस तरीके से मिश्रा साहब कह रहे थे कि पहले भी 5 सालों में आपने कहा कि 5 सालों में यमुना की सफाई करेंगे, फिर सरकार बनी, फिर कहा 5 सालों में यमुना की सफाई करेंगे, अब फिर से आप कई ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। करेंगे कब, ये बता दीजिए। कांग्रेस के मुंह से ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि दिल्ली की जनता कांग्रेस पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रही। अभी उपचुनाव था राजेंद्र नगर के अंदर, राजेंद्र नगर में एक बूथ पे 2 वोट, एक बूथ पे 1 वोट, एक बूथ पे 5 वोट, मतलब सारे बूथों पे 2, 4, 5 वोट से ज्यादा लेके नहीं आए। तो जनता इनकी बातें नहीं मानने वाली। जनता अरविंद केजरीवाल पे विश्वास करती है, अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने काम किया तो वोट दे, और दिल्ली की जनता समझदार है, वो समझदारी से आम आदमी पार्टी को चुनती है। लेकिन अगर समझदारी से आम आदमी पार्टी को चुन रही है तो ये तो बता दीजिए, अब ये जो कूड़े के पहाड़ को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कहा था कि अगर चुनाव है तो कूड़े के पहाड़ पर होगा। कूड़ा पॉलिटिक्स जो चली इस समय हमने देखा एमसीडी चुनावों में,
किस तरीके से इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करेंगे आप? प्लान क्या है आपके पास? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, झाड़ू से सफाई होती है। इतने बड़े कूड़े की, इतने ऊंचे फीट 3 कूड़े के पहाड़ों की झाड़ू से तो सफाई करेंगे नहीं आप? सुन लीजिए। हाँ। ये कूड़े के पहाड़ पे जो मशीनें लगाई गई थी, जितने की मशीन नहीं थी उससे ज्यादा इसका किराया दिया जा रहा था। तो इनकी नियत साफ नहीं थी। हम साफ नियत से काम करेंगे और उस कूड़े के पहाड़ को जल्दी खत्म करके दिखाएंगे। प्लान बताइए, प्लान क्या है आपके पास, कैसे करेंगे? प्लान देखिए, हमारे अरविंद जी ने सारा प्लान बना रखा है। हमारे पास सारे लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ठीक है, वो काम करना जानते हैं और ग्राउंड पे वर्क करना जानते हैं। और हमने इसका पूरा का सिस्टम बना रखा है कैसे इस कूड़े के पहाड़ को पिछले 8 सालों में आप यमुना की सफाई क्यों नहीं कर पाए? साफ नल का आज भी जिक्र करते हैं, साफ नल से पानी का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बताया नहीं, ठीक है, हर घर नल की जो बात कही थी आपने, हर घर जल की बात कही थी, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। हर घर नल का हमने भेज दिया है, हर घर नल का पहुंच गया है। नलके से पानी निकाले क्या नहीं पहुंचा, वहां भी पहुंच रहा है। हाँ। दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी आता है, कुछ परसेंट रह गया, वो पानी की लाइन डल रही है, काम चल रहा है। वो पानी आता कौन सा है? हर जगह बढ़िया पानी आता, मैं भी यही पीता हूं। नहीं, वो पानी आता है उसी खराब यमुना का जिसमें सफेद झाग दिखते हैं। मैं पानी यही पीता हूँ। पूरी दिल्ली में आपको भी पता होगा, यमुना से ही पानी जाता होगा ना? मेरे घर में आरओ नहीं लगा हुआ, मैं पानी यही पीता हूँ। अब वो देखिए, वो आप कौन सा पानी पीते हैं मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे डिस्कस ये कर रही हूँ कि पूरी जनता के, पूरी दिल्ली के घर में जो पानी जाता है, अगर वो उसी यमुना का पानी जा रहा है जिसमें सफेद झाग दिख रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैंडेट आपको दिया है तो देखना होगा इस बार आम आदमी पार्टी पानी फिल्टर करके दिल्ली सरकार भेजती है। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो चला। अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो हरियाणा से पानी आता है। ठीक है आजाद जी, समय समाप्त हो चला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बढ़त दिखती नजर आ रही है, कल ये नतीजे साफ हो जाएंगे कि इस बार दिल्ली की एमसीडी में कौन काबिज होगा। और अगर इस तरीके से मैंडेट जो एग्जिट पोल में दिखा रहा है वो अगर एग्जैक्ट पोल बने तो ये साफ है कि दिल्ली से बीजेपी एक और कदम पीछे जाने वाली है और कांग्रेस का कहीं नामो निशान दिख नहीं रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। हमारे अरविंद जी ने सारा प्लान बना रखा है। हमारे पास सारे लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ठीक है, वो काम करना जानते हैं और ग्राउंड पे वर्क करना जानते हैं। और हमने इसका पूरा का सिस्टम बना रखा है कैसे इस कूड़े के पहाड़ को पिछले 8 सालों में आप यमुना की सफाई क्यों नहीं कर पाए? साफ नल का आज भी जिक्र करते हैं, साफ नल से पानी का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बताया नहीं, ठीक है, हर घर नल की जो बात कही थी आपने, हर घर जल की बात कही थी, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। हर घर नल का हमने भेज दिया है, हर घर नल का पहुंच गया है। नलके से पानी निकाले जहां नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच रहा है। हाँ। दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी आता है, कुछ परसेंट रह गया, वो पानी की लाइन डल रही है, काम चल रहा है। वो पानी आता कौन सा है? हर जगह बढ़िया पानी आता, मैं भी यही पीता हूं। नहीं, वो पानी आता है उसी खराब यमुना का जिसमें सफेद झाग दिखते हैं। मैं पानी यही पीता हूँ। पूरी दिल्ली में आपको भी पता होगा, यमुना से ही पानी जाता होगा ना? मेरे घर में आरओ नहीं लगा हुआ, मैं पानी यही पीता हूँ। अब वो देखिए, वो आप कौन सा पानी पीते हैं मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे डिस्कस ये कर रही हूँ कि पूरी जनता के, पूरी दिल्ली के घर में जो पानी जाता है, अगर वो उसी यमुना का पानी जा रहा है जिसमें सफेद झाग दिख रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैंडेट आपको दिया है तो देखना होगा इस बार आम आदमी पार्टी पानी फिल्टर करके दिल्ली सरकार भेजती है। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो चला। अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो हरियाणा से पानी आता है। ठीक है आजाद जी, समय समाप्त हो चला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बढ़त दिखती नजर आ रही है, कल ये नतीजे साफ हो जाएंगे कि इस बार दिल्ली की एमसीडी में कौन काबिज होगा। और अगर इस तरीके से मैंडेट जो एग्जिट पोल में दिखा रहा है वो अगर एग्जैक्ट पोल बने तो ये साफ है कि दिल्ली से बीजेपी एक और कदम पीछे जाने वाली है और कांग्रेस का कहीं नामो निशान दिख नहीं रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।